तो हेलो गाइस, आज के इस वाले वीडियो में मैं BTTH की एपिसोड 175 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर से देख लेना, मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। तो वीडियो की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पर हमने देखा था कि सेंट्रल प्लेन्स की स्टार रेल्म में हुई वो महान बैटल आखिरकार खत्म हो चुकी थी। शाओयान ने अपनी रिट्रीट से बाहर निकलते ही ऐसा दबदबा बनाया कि उसके नाम के साथ साथ फॉलिंग स्टार पवेलियन की रेपुटेशन भी पूरे सेंट्रल प्लेन्स में आसमान छूने लगी। जरा सोचिए, शाओयान ने अकेले अपनी स्ट्रेंथ के दम पर 3 बैनशेंग एक्सपर्ट से टक्कर ली। नतीजा ये निकला कि 2 मारे गए और 1 बुरी तरह घायल हो गया। हालात इतने बिगड़े कि हन क्लैन से एक एलीट डोशेंग को पर्सनली इंटरवीन करना पड़ा ताकि आखिरी बैनशेंग को किसी तरह बचाकर भागाया जा सके। इस बैटल की खबर सुनते ही हर फैक्शन, हर एक्सपर्ट के चेहरे का रंग उड़ गया। आम लोगों के लिए बैनशेंग एक लेजेंडरी एग्जिस्टेंस होते थे और शाओयान ने उनमें से 2 को मार गिराया। ये नतीजे सुनकर लोग अनायास ही सन्न रह गए। इस घटना के बाद सेंट्रल प्लेन्स का कोई भी फैक्शन फॉलिंग स्टार पवेलियन को कम आंकने की गलती दोबारा नहीं करने वाला था। लेकिन जहां एक तरफ फॉलिंग स्टार पवेलियन का राइज हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ प्रोफाउंड रिवर अलायंस का हाल बेहाल था। प्रोफाउंड स्काई सेक्ट का इकलौता एलीट बैनशेंग शाओयान के हाथों मारा गया और जो एक्सपर्ट्स उसके साथ देने स्टार रेल्म आए थे वो सब भी वहीं मारे गए। अब सबको साफ दिख रहा था कि प्रोफाउंड रिवर अलायंस का फ्यूचर बहुत ही अंधकार में है। उनके पास अब स्ट्रेंथ ही नहीं बची थी फॉलिंग स्टार पवेलियन का सामना करने की, और उन्होंने अपना पीक एक्सपर्ट ओल्ड डीमन तियानमिंग भी खो दिया था। इस पैनिक के माहौल में प्रोफाउंड रिवर अलायंस से जुड़े कई सेक्ट्स पूरे दिन चिंता में डूबे रहते। कुछ तो इतने डर गए कि अलायंस से खुद को अलग कर लिया ताकि किसी तरह अपना दामन बचा ले। लेकिन ये विड्रॉल्स अलायंस के लिए इंसल्ट पर इंसल्ट साबित हुए। अब उनका डिस्ट्रक्शन बस समय की बात रह गई थी। सेंट्रल प्लेन्स में जहां ये बैटल पूरे इलाके में अपरोर मचा रही थी, वहीं फॉलिंग स्टार पवेलियन के कैंप में शांति का माहौल था। उन्होंने स्टार रेल्म का मेस क्लीन अप किया। हाँ, प्रोफाउंड रिवर अलायंस के अटैक से फॉलिंग स्टार पवेलियन को भी काफी नुकसान हुआ था, लेकिन फिर भी ये नुकसान उनके दुश्मनों की हालत के सामने कुछ भी नहीं थे। 3 दिन की ये शांति रही और फिर ऑफिशियली शुरू हुआ फॉलिंग स्टार पवेलियन का बदला। इस रिटेलिएशन को लीड कर रहे थे डोशेंग शाओयान और बानशेंग याओला, और नतीजा प्रोफाउंड रिवर अलायंस की पूरी तरह से दयनीय हार। वो तो डिफेंस भी प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए और फॉलिंग स्टार पवेलियन ने सीधा उनके हेडक्वार्टर्स पर कब्जा कर लिया। और जब शाओयान ने प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के चीफ को एक साधारण स्लैप में मार गिराया, तब सबको समझ आ गया कि ये सेक्ट जो कभी सेंट्रल प्लेन्स में अपने फेरोशियस नाम से मशहूर था, अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। प्रोफाउंड रिवर अलायंस एक दिन भी नहीं टिक पाया। अलायंस के अंदर पैनिक इतना फैला कि हर फैक्शन भाग खड़ा हुआ। छोटे सेक्ट्स जो प्रोफाउंड स्काई अलायंस का नाम लेकर स्कैम्स करते थे, उन्होंने भी अचानक साइड्स बदल ली। अलायंस के मेंबर्स को हेल्प करने के बजाय वो उल्टा उन पर टूट पड़े। सब ऐसे दिखा रहे थे मानो वो प्रोफाउंड रिवर अलायंस से नफरत करते हो। लेकिन फॉलिंग स्टार पवेलियन को इन फेंस सिटर्स की परवाह नहीं थी। हेडक्वार्टर्स लेने के बाद उनकी बड़ी कंटिंजेंट अलग अलग ग्रुप्स में बंट गई और उन्होंने सीधे प्रोफाउंड रिवर अलायंस के बड़े फैक्शंस पर हमला बोला, जैसे आइस रिवर वैली और विंड लाइटनिंग पवेलियन। ये दोनों फैक्शंस प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के लिए क्लोज और टीथ जैसे थे और उन्होंने फॉलिंग स्टार पवेलियन पर हुए अटैक में सीधा योगदान दिया था। तो अब उनकी बारी थी मिट जाने की। इस बार शाओयान और याओलाओ ने इन सेक्ट्स को पूरी तरह एलिमिनेट कर दिया, एक वार्निंग की तरह बाकी सबके लिए। अब बात करते हैं विंड लाइटनिंग पवेलियन की। शाओयान आकाश में सस्पेंडेड खड़े थे। उनकी कोल्ड नजरें नीचे देख रही थी जहां पहाड़ चारों ओर से सी ऑफ फायर में जल रहे थे। उनका एक्सप्रेशन पूरी तरह इंडिफरेंट था। उनके साथ फॉलिंग स्टार पवेलियन की आर्मी थी और रास्ते में उन्होंने प्रोफाउंड रिवर अलायंस के क्लॉज और टीथ जैसे कई ग्रुप्स को मिटा डाला था। इस समय शाओयान को जरा भी मर्सी दिखाने का इरादा नहीं था। वो साफ समझते थे कि अगर वो रिट्रीट से बाहर न आए होते तो आज फॉलिंग स्टार पवेलियन का हाल 100 गुना ज्यादा मिजरेबल होता, खासकर प्रोफाउंड स्काई सेक्ट और हॉल ऑफ सोल्स की मेथड्स को देखते हुए। अब मर्सी का वक्त नहीं था। सेंट्रल प्लेन्स की दुनिया में कमजोर का कोई फ्यूचर नहीं। यहाँ सर्वाइवल का एक ही रूल है, द वीक आर फूड फॉर द स्ट्रॉन्ग। स्ट्रेंथ ही सब कुछ है। तभी अचानक ले जुनजे गुस्से से चीखा, शाओयान, मेरा विंड लाइटनिंग पवेलियन हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब का अच्छा एलाय है। अगर तुमने मेरे पवेलियन को नष्ट किया तो हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। उसकी बात पूरी होते ही फॉलिंग स्टार पवेलियन के एक एलीट दोजुन ने उसे हवा में उछालकर जमीन पर गिरा दिया। मुंह से फ्रेश ब्लड बह रहा था, लेकिन उसकी आंखें अब भी इनको विशियस नजरों से घूर रही थी। शाओयान ने कोल्ड एक्सप्रेशन में जवाब दिया, हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब, उनसे मेरा ग्रज मैं फ्यूचर में सेटल कर लूंगा। याद कीजिए, जब शाओयान पहली बार विंड लाइटनिंग माउंटेन रेंज आया था, तब ले जुनजे उसे बिल्कुल अनटचेबल लगता था। एक एलीट दोजुन जो उसे बस एक हाथ की
पकड़ में मार सकता था, लेकिन अब टेबल्स पूरी तरह टर्न हो चुके थे। शाओयान ने नीचे देखते हुए कहा, मेरे फॉलिंग स्टार पवेलियन के 28 एक्सपर्ट्स तुम्हारे हाथों मारे गए थे। उस वक्त ही तुम्हें समझ लेना चाहिए था कि ये दिन जरूर आएगा। फिर शाओयान ने अपना हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ाया और ले जुनजे पर एम कर दिया। ले जुनजे का चेहरा शॉक से सफेद पड़ गया। उसने तुरंत अपनी अल्टीमेट स्किल 3000 लाइटनिंग मूवमेंट एक्टिवेट कर दी। एक पल में आकाश में उसके अनगिनत आफ्टर इमेजेस प्रकट हो गए। शाओयान हल्की हंसी हंसा और बोला, 3000 लाइटनिंग मूवमेंट। उसने अपना हाथ हल्के से कस लिया और स्पेस खुद कोलैप्स हो गई। दूर खड़ा एक आफ्टर इमेज अचानक वहीं फ्रीज हो गया और डेंस ब्लड बाहर फूट पड़ा। लेज ने तो चीख तक न निकाल पाया, सीधा मांस के टुकड़ों में बदल गया। शाओयान ने धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने ब्लरी फ्लैश पर एक नजर भी नहीं डाली। तभी फॉलिंग स्टार पवेलियन का एक एल्डर दौड़ता हुआ आया और रिस्पेक्टफुली बोला, जूनियर पवेलियन चीफ, हमने हैन क्लैन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है। कई सालों से विंड लाइटनिंग पवेलियन ने उन्हें सप्रेस किया है। उनका क्लैन अब अपनी स्ट्रेंथ का 90% खो चुका है। आज वो टियानबे सिटी में बस एक सेकंड टियर क्लैन की तरह रह रहे हैं और उनकी हालत काफी मिजरेबल है। शाओयान ये सुनकर कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में अपॉलॉजी की चमक दिखी। उसे तुरंत समझ आ गया कि हान क्लैन की ये हालत उसी की वजह से है, सिर्फ इसलिए कि वो उनसे जुड़ा हुआ था। लेकिन ट्रेनिंग में व्यस्त रहकर वो उनकी इस तकलीफ को भूल गया। उसने सॉफ्टली साई करते हुए पूछा, क्या तुमने वहाँ कुछ लोग भेज दिए हैं? फिर उसने सोचा, अगर हंशे ने उसे सेंट्रल प्लेन्स आने पर डेजर्ट में रेस्क्यू न किया होता तो शायद वो तभी मर गया होता। उसने भले ही हन क्लैन की मदद करके होंग क्लैन को हराया था, लेकिन उसके बाद विंड लाइटनिंग पवेलियन ने उन्हें सप्रेस करके पूरी तरह गिरा दिया। एल्डर ने झुककर जवाब दिया, जी, एल्डर गैंग की 3 मेंबर टीम वहाँ हेडिंग कर चुकी है। शाओयान ने हल्का सा सिर हिलाया और उत्तर की ओर शांत नजरों से देखने लगा। टियानबे सिटी, हन क्लैन। अचानक कोर्टयार्ड में बैंग की गूंज हुई। हन क्लैन के सारे लोग स्टन रह गए क्योंकि 3 ओल्ड पर्सन्स अचानक उनके सामने अपीयर हुए थे। उनकी ऑरा इतनी टेरिफाइंग थी कि एक साधारण वेव ऑफ द स्लीव से ही कोर्टयार्ड में खड़े एक्सपर्ट्स लहूलुहान होकर उठ गए। वो सब लोग हन क्लैन से ट्रबल लेने आए थे, लेकिन अब जमीन पर पड़े अपनी किस्मत को कोस रहे थे। हन क्लैन का हेड हन ची सावधानी से आगे आया और रिस्पेक्टफुली बोला, मैं हन ची हूँ, हन क्लैन का हेड। एल्डर्स, आपकी इस विजिट का कारण जान सकता हूँ? उसके दोनों ओर 2 टॉल और ब्यूटीफुल लेडीज खड़ी थी। एक सिल्वर हेयर वाली लेडी जिसकी कोल्ड ऑरा सबको फ्रीज कर रही थी, ये थी हन यू, और दूसरी थोड़ी यंग लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिमीनर वाली हन शुए। ये वही 2 बहनें थी जिन्हें सेंट्रल प्लेन्स में सबसे पहले जाना था। तीनों एल्डर्स में से एक व्हाइट हेयर्ड ओल्ड मैन ने हंसते हुए कहा, क्लैन हेड हन, इतनी कर्टेसी की जरूरत नहीं। हम तीनों फॉलिंग स्टार पवेलियन से आए हैं। इस बार हम आए हैं जूनियर पवेलियन चीफ के आदेश पर। क्या क्लैन हेड हन अपना क्लैन एक्सपैंड करने और इस नॉर्दर्न रीजन का अगला विंड लाइटनिंग पवेलियन बनने में इंटरेस्टेड है? फॉलिंग स्टार पवेलियन? सब लोग दंग रह गए। हनशे की आंखों से हल्की सी फुसफुसाहट निकली। उसकी बॉडी हल्की सी ट्रेम्बल कर उठी। हन यू ने सॉफ्टली एक्सप्लेन किया, हाँ, वो शाओयान है। सेंट्रल प्लेन्स में ये नाम अब बहुत ज्यादा मशहूर हो चुका था। एल्डर ने आगे कहा, विंड लाइटनिंग पवेलियन अब इस नॉर्दर्न रीजन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर हन क्लैन चाहे तो उसकी जगह ले सकता है और हम तीनों आपको इसमें पूरी तरह हेल्प करेंगे। हन ची ये सुनकर वाइल्ड जॉय से कांप उठा। फॉलिंग स्टार पवेलियन का राइजिंग इन्फ्लुएंस पूरे सेंट्रल प्लेन्स में स्प्रेड हो चुका था। अगर हन क्लैन अब उनसे जुड़ गया तो न उन्हें पुराने विंड लाइटनिंग पवेलियन की चिंता करनी होगी और न ही किसी और क्लैन की। एल्डर ने और कंफर्म किया, क्लैन हेड हन, निश्चिंत रहिए, जूनियर पवेलियन चीफ ने खुद इसका जिक्र किया है, इसमें कोई शक नहीं। तभी हनशे ने हल्के से अपने होंठ काटते हुए धीरे से पूछा, क्या वो खुद नहीं आए? एल्डर कुछ पल हेजिटेट हुआ, फिर सिर हिला दिया। उसकी नजरें साफ पहचान चुकी थी कि हंस के दिल में जूनियर पवेलियन चीफ के लिए कुछ फीलिंग्स है, लेकिन ये वन साइडेड है या म्यूचुअल, वह खुद नहीं जानता था। इसलिए उसने जल्दी से अपने स्टोरेज रिंग से 2 जेड बॉटल्स निकाली और हन यू व हनशे को देते हुए कहा, जूनियर पवेलियन चीफ ने खास तौर पर यह आपको देने को कहा है और साथ ही मिस हनशे का उस वक्त रेस्क्यू करने के लिए धन्यवाद भी दिया है। हनशे की ब्राइट आईज अचानक डिम हो गई। उसने जेड बॉटल ली, धीरे से सिर हिलाया और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। हन यू ने अपनी बहन को जाते देखा और धीरे से साई किया। वो उसके पीछे गई और उसकी डेलिकेट वेस्ट को पकड़ कर कहा, वो जानती थी कि उसकी ये स्टबर्न बहन शाओयान के लिए फीलिंग्स रखती है, लेकिन शाओयान बहुत ही डेजलिंग था। हन यू ने नीचे झुककर हनशे के रेड लिप्स को देखा, उस स्टबर्ननेस को महसूस किया। ये लड़की इस स्टेज पर भी गिव अप करने को तैयार नहीं थी। हन यू बस सॉफ्टली साई कर सकी। उस तरह का आदमी हम जैसी औरतों के कंट्रोल में नहीं आ सकता। 10 दिनों तक फॉलिंग स्टार पवेलियन का रिवेंज स्टॉर्म लगातार जारी रहा। इन 10 दिनों में कम से कम 20 सेक्ट्स को उनकी आर्मी ने पूरी तरह खत्म कर दिया। ये फैक्शंस खुद इतने ताकतवर नहीं थे कि फॉलिंग स्टार पवेलियन जैसी पावर के सामने टिक पाते,
क्योंकि पवेलियन के पास था एक हाई लेवल बैन शेंग, एक 1 स्टार डो शेंग और कई टॉप एक्सपर्ट्स। इस बार फॉलिंग स्टार पवेलियन का इरप्शन पूरे सेंट्रल प्लेन्स को हिला गया। पहले तक ये पवेलियन हमेशा एक कोने में शांत बैठा रहता था, अपनी ताकत दिखाए बिना धीरे धीरे खुद को मजबूत कर रहा था। इसी वजह से बाकी कई फैक्शंस ने इस राइजिंग पवेलियन को कभी गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन अब इस रिटेलिएशन के बाद सबको साफ समझ आ गया, फॉलिंग स्टार पवेलियन कोई कमजोर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये वो फेरोशियस टाइगर है जो अगर गुस्सा आ जाए तो काटने से पहले नहीं सोचता। 10 दिन बीतने के बाद पवेलियन की बड़ी आर्मी ने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया। आखिरकार उनका मकसद सबका खून बहाना नहीं था, जितने जरूरी थे उतने ही मरे ताकि पवेलियन की माइट एस्टेब्लिश हो सके। लेकिन शाओयान और याओ लाओ दोनों ने ध्यान रखा कि यह हत्या सिर्फ वार्निंग बने, मैसेकर नहीं। इस पूरे समय में हॉल ऑफ सोल्स एकदम शांत था। ना उन्होंने प्रोफाउंड रिवर अलायंस की मदद के लिए कोई एक्सपर्ट भेजा, ना उन्होंने शाओयान के खिलाफ कोई कदम उठाया। लेकिन शाओयान की टीम ने इस साइलेंस को कमजोरी नहीं समझा, क्योंकि हॉल ऑफ सोल्स हमेशा रहस्यमयी रहा है और अगर वो इस बार नहीं लड़ा तो इसका मतलब था कि वो अपनी ताकत जमा रहा है ताकि सही समय पर एक लीथल ब्लो दे सके, वो भी सीधे पवेलियन के दिल पर। शाओयान अब एक जेन्युइन डोशेंग बन चुका था, फिर भी वो जानता था कि हॉल ऑफ सोल्स और हन क्लैन जैसे फैक्शंस के सामने उसे हर कदम सोच समझ कर ही रखना होगा। अब अगर सच में हॉल ऑफ सोल्स से लड़ना था तो सबसे जरूरी थी अलायंस। इसलिए पवेलियन के 2 एक्सपर्ट्स ने 2 इंपॉर्टेंट लेटर्स भेजे, एक फ्लावर सेक्ट को और दूसरा बर्निंग फ्लेम वैली को। हालांकि ये दोनों पिल टावर जितने शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन फिर भी ये सेंट्रल प्लेन्स की टॉप फैक्शंस में गिने जाते थे। अगर इन्हें साथ मिला लिया जाए तो अलायंस और मजबूत बन सकता था। छोटी सेक्ट्स को बुलाने की कोई जल्दी नहीं थी। जब 3 बड़े फैक्शंस मान जाएंगे तो बाकी तो खुद ही जुड़ने के लिए दौड़ पड़ेंगे। बस एक ऊंचा स्टैंडर्ड सेट करना था और फिर शाओयान के हाथों में होगा एक ऐसा सुपर अलायंस जो हॉल ऑफ सोल्स के बराबर खड़ा हो सके। शाओयान ने आकाश की तरफ देखा जहां पवेलियन के एक्सपर्ट्स धीरे धीरे गायब हो रहे थे। उसने गहरी सांस ली, दोनों हाथ पीछे बांध लिए। अब बस इंतजार था उनके जवाबों का। अगर फ्लावर सेक्ट या बर्निंग फ्लेम वैली में से कोई भी मना कर देता तो ये पूरा अलायंस कमजोर पड़ जाता। सीन चेंज। फ्लावर सेक्ट एक विशाल हॉल जिसमें हल्की सी फ्लावर फ्रेग्रेंस फैली हुई थी। हॉल बड़ा था लेकिन खाली सा लग रहा था। कुछ ही लोग वहाँ बैठे थे। उनमें से एक थी यून जो फ्लावर सेक्ट की चीफ थी, लेकिन फिर भी वो लीडर की चेयर पर नहीं बैठी थी क्योंकि उस जगह पर 2 महिलाएं पहले से बैठी थी। दोनों ने हल्के पीले कपड़े पहने थे, चेहरे पर झुर्रियां बहुत कम, लेकिन उन हल्की रेखाओं ने उन्हें एक एलिगेंट चार्म दे दिया था। उनके नीचे बैठे थे फ्लावर सेक्ट के सारे एल्डर्स और सबकी नजरों में उन 2 पीले वस्त्रों वाली लेडीज के लिए एक गहरी रिस्पेक्ट थी। लीडर की सीट पर बैठी महिला ने धीरे से पूछा, फर्स्ट एल्डर, तुम इस ऑफर के बारे में क्या सोचती हो? उसके सामने एक स्क्रोल रखा था जिस पर फॉलिंग स्टार पवेलियन का अनोखा इंसिग्निया बना था। फर्स्ट एल्डर ने कुछ पल सोचा और बोली, ग्रैंड एल्डर, आज का फॉलिंग स्टार पवेलियन अब वो पुराना पवेलियन नहीं रहा। हमारा फ्लावर सेक्ट भी उसकी ताकत के आगे कुछ नहीं है। भले ही वो अब बहुत बढ़ चुका है, पर हॉल ऑफ सोल्स से अब भी उसका मुकाबला नहीं। अगर हमने ये अलायंस मान लिया तो इसका मतलब होगा हॉल ऑफ सोल्स के खिलाफ जाना, और हॉल ऑफ सोल्स से टकराना बेहद खतरनाक है। पीली वस्त्रों वाली महिला ने सिर हिलाया और बोली, कभी नहीं सोचा था कि याओ चेन अभी भी जिंदा है, और अब तो वो हाई लेवल बैन शेंग बन चुका है। उसका डिसाइपल शाओयान तो और भी भयानक है। उसने अपने मास्टर से पहले 2 शेंग का लेवल छू लिया। उनकी ताकत हमसे कहीं आगे है, और वो हॉल ऑफ सोल्स हम दोनों ने पहले उनसे टक्कर ली है। वो सच में बहुत ही ट्रबलसम फैक्शन है। यूनियन ने धीरे से कहा, ग्रैंड एल्डर, भले ही ये अलायंस थोड़ा रिस्की है, लेकिन इससे हमारे फ्लावर सेक्ट को बहुत फायदा होगा। हमारी ग्रोथ कई सालों से रुक गई है। इन सालों में प्रोफाउंड स्काई सेक्ट हमें बार बार दबाता रहा। अगर हम सच में ये अलायंस बना ले तो हमारा फ्लावर सेक्ट फिर से अपनी पुरानी शक्ति और रेप्यूटेशन हासिल कर सकता है। पीली पोशाक वाली एल्डर मुस्कुराई। हाँ, वो प्रोफाउंड स्काई सेक्ट तो सच में परेशान करने वाली हाउस फ्लाई है। पहले जब मैं और मेरी बड़ी बहन इंटरमीडिएट बैन शेंग थे, हम दोनों मिलकर भी उस बूढ़े डीमन तियानमिंग के साथ टाई पर ही पहुंच पाते थे। फिर जब मेरी बड़ी बहन हाई लेवल बैन शेंग बनी तो हमने सोचा कि अब जाकर उससे लड़े, पर तब तक शाओयान ने उसे मार ही डाला। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई और फिर उसने यूनियन की ओर देखा। यूनियन, सुना है तुम्हारा और उस शाओयान का कोई संबंध है? अगर तुम ऐसे इंसान को फ्लावर सेक्ट की तरफ खींच लाओ तो ये तो हमारे लिए कमाल होगा। यूनियन बस हल्के से मुस्कुराई, कुछ न बोली। ग्रैंड एल्डर को दूसरों को छेड़ना सच में पसंद था। फिर उसने आलस से खिंचाई की और बोली, ये निर्णय तो बड़ी बहन को लेना चाहिए। सभी की निगाहें उस ठंडी नजर
वाली महिला पर जाती की जो अब तक एक शब्द भी नहीं बोली थी। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उस महिला ने बस एक ठंडी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, जॉइन द अलायंस, फाइट द होल ऑफ सोल्स। यूनियन ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर राहत साफ झलक रही थी। बाकी एल्डर्स ने भी सहमति में सिर हिलाया। मुझे पता था तुम यही निर्णय लोगी। पीली पोशाक वाली एल्डर हंस पड़ी और बोली, तो अब पवेलियन को उनका जवाब दे दो। अंडरस्टूड। सभी एल्डर्स ने आदर से उत्तर दिया। सीन चेंज। बर्निंग फ्लेम वैली, एक शांत बैम्बू फॉरेस्ट के बीच लाल बालों वाला एक बुजुर्ग स्टोन टेबल पर बैठा था। उसने गुस्से में स्क्रोल उठाकर जमीन पर फेंक दिया। अलायंस, होल ऑफ सोल से भिड़ना, वो ना इंसान है ना राक्षस, लेकिन कौन बेवजह उनसे टकराएगा? नहीं, उन्हें कहो यहाँ से चले जाए। टंग जेन और टंग होर बस हंस कर रह गए। इतने सालों के बाद भी उनके इस एंसेस्टर का टेम्पर नहीं बदला। कुछ बाद वो ओल्ड मैन जोर से खांसा। टंग होर तुरंत उसके पास आई, धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। वो मुस्कुराया, होर तुम ही सबसे अच्छी हो। फिर उसने स्क्रोल की ओर देखा और बोला, वो शाओयान एक स्टार डोशेंग है ना, अभी जवानी है, अगर चेहरा ठीक हो तो उसे होर से शादी करवा दो और मैं अलायंस मान लूंगा। होर का चेहरा लाल पड़ गया। उसने गुस्से में एंसेस्टर की पीठ पर जोरदार थप्पा मारा। बूढ़े, अगर और ऐसी बकवास की तो मरने के बाद तुझे विदा करने कोई नहीं आएगा, जेन ने खांसते हुए कहा। होर, रूड मत बनो। एंसेस्टर मुस्कुराया। इतनी छोटी उम्र में दो शेंग बनना आसान नहीं है, और जब उसने तुम दोनों को अपने साथ जोड़ लिया तो जाहिर है वो कोई आम इंसान नहीं। तुम दोनों को प्रभावित करना आसान नहीं होता। होर ने आंखें घुमाई, कुछ न बोली। टैंग जेन ने कहा, एंसेस्टर, उन्होंने कहा है कि अगर आप अलायंस मान ले तो वो आपके शरीर में जो हिडन ट्रबल है उसे भी रिजॉल्व कर देंगे। एंसेस्टर रुका, अगर मैं मना कर दूं तो? टैंग जेन मुस्कुराया। शाओयान ने कहा है, अगर आप नहीं भी मानते तो भी वो आपकी मदद करेगा। एंसेस्टर के दांतों में फंसा फल चटक गया। कुछ पल खामोशी रही, फिर वो बोला, ये लड़का बुरा नहीं है। अगर उसने वो आखिरी लाइन नहीं जोड़ी होती तो मैं कभी नहीं मानता। टैंग जेन मुस्कुराया, मतलब आप मान गए? एंसेस्टर उठा, अपने शरीर को खींचा और एक भयानक ओरा पूरे जंगल में फैल गई। उसकी आंखें चमकी। कई सालों से मैंने अपनी पावर नहीं दिखाई, देखते हैं क्या ये कॉन्टिनेंट अब भी मेरा नाम याद रखता है, एंसेस्टर हनियन। और अब इसके साथ ही यहीं से सीन चेंज होता है। हम देखते हैं फॉलिंग स्टार पेविलियन का मेन हॉल, जहाँ शाओयान, मास्टर याओ लाओ और बाकी सारे एल्डर्स बैठे हुए थे। जैसे ही उन्होंने ये सुना कि फ्लावर सेक्ट और बर्निंग फ्लेम वैली दोनों ने अलायंस के लिए अपनी मंजूरी दे दी है, तो वहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति के चेहरे पर खुशी साफ झलक उठती है। पूरा हॉल एक पल के लिए रोशनी और उत्साह से भर उठता है। तभी एक एल्डर हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हाँ हाँ, फ्लावर सेक्ट और बर्निंग फ्लेम वैली दोनों ने ही साफ जवाब दे दिया। अब बस ये जूनियर पेविलियन चीफ यानी कि आप तय करें कि इस अलायंस की घोषणा कब करनी है। ये सुनते ही शाओयान, काइलिन और बाकी सब लोगों ने एक गहरी सांस ली, राहत की सांस, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे मुश्किल होती है, लेकिन अगर शुरुआत अच्छी हो जाए तो बाकी राह अपने आप आसान बन जाती है। फ्लावर सेक्ट और बर्निंग फ्लेम वैली दोनों का नाम सेंट्रल प्लेन्स में बेहद बड़ा था। उनका शामिल होना इस अलायंस की प्रतिष्ठा को आसमान तक पहुंचा देता, यहाँ तक कि वो पुराने प्रोफाउंड रिवर अलायंस से भी कहीं ज्यादा मजबूत बन जाता। याओ लाओ मुस्कुराते हुए अपनी दाढ़ी सहलाता है। इस अलायंस का इतना स्मूथ प्रोग्रेस मेरी उम्मीद से भी आगे निकल गया। वो जानता था हॉल ऑफ सोल्स कोई साधारण फैक्शन नहीं, उनसे टकराना बहुत हिम्मत की बात थी। काइलिन पूछती है, तो फिर इन दोनों सेक्ट से मिलकर अलायंस की डिटेल्स पर बात कब करेंगे? याओ लाओ धीरे से सिर हिलाता है, अभी नहीं। फ्लावर सेक्ट और बर्निंग फ्लेम वैली ने हाँ जरूर कर दी है, लेकिन ये काफी नहीं है। अगर हमें हॉल ऑफ सोल्स से भिड़ना है तो हमें पिल टावर को भी साथ लाना ही होगा, वरना ये जंग बहुत मुश्किल होगी। शाओयान धीरे धीरे सिर हिलाता है। उसके चेहरे की खुशी अब गंभीर सोच में बदलने लगी थी। वो जानता था पिल टावर सबसे अहम फैक्शन है। उनकी एक सहमति अलायंस को आसमान पर पहुंचा सकती थी। अगर वो जुट गए तो हॉल ऑफ सोल्स जैसी ताकत के सामने भी ये अलायंस सिर उठा सकता था। लेकिन शाओयान ये भी समझता था पिल टावर को मनाना आसान नहीं होगा। वो फैक्शन हमेशा न्यूट्रल रहा है, किसी भी पक्ष में कभी नहीं गया। भले ही हॉल ऑफ सोल्स से उन्हें नफरत हो, लेकिन अलायंस में शामिल होने की संभावना बहुत कम थी। लिटिल फेरी डॉक्टर धीरे से कहती है, क्या हमें पहले एक पत्र भेजकर हालात टटोलने चाहिए? याओ लाओ सिर हिलाता है, नहीं, ये काम लापरवाही से नहीं हो सकता। अगर हमें पिल टावर को सच में मनाना है तो शाओयान और मुझे खुद वहाँ जाना होगा, किसी और को भेजना व्यर्थ होगा। शाओयान भी सिर हिलाता है, पिल टावर वैसा नहीं जैसे फ्लावर सेक्ट या बर्निंग फ्लेम वैली, वहाँ हमें खुद जाना होगा। चाइलिन हल्के से मुस्कुराती है, ठीक है, फॉलिंग स्टार पेविलियन की चिंता मत करो, यहाँ के ज्यादातर काम अब सुलझ चुके हैं, अब कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। बताओ तुम दोनों कब निकलोगे? याओ लाओ और शाओयान ने एक दूसरे की तरफ देखा। आज ही निकलते हैं, क्योंकि इस मसले में देरी की कोई जगह नहीं थी। और फिर शाओयान और याओ लाओ ने तैयारी की और फिल रीजन की ओर रवाना हो गए। काइलिन, लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी
सब वही रह गए, फॉलिंग स्टार पवेलियन की रक्षा के लिए। शाओयान और याओ लाओ दोनों अब दो शेंग स्तर के एक्सपर्ट्स थे। उनकी गति साधारण लोगों के लिए कल्पना से भी परे थी। उन्होंने अंतरिक्ष को चीरते हुए यात्रा की और सिर्फ आधे दिन में पहुंच गए होली पिल सिटी। शहर के बाहरी हिस्से में पहुंचकर शाओयान के मन में पुरानी यादें उमड़ आई। यही वो जगह थी जहां उसने सेंट्रल प्लेन्स में अपनी असली पहचान बनाई थी। याद है ना, वही पिल गैदरिंग जहां उसने हॉल ऑफ सोल्स के एक्सपर्ट को हराया था और पिल टावर की प्रतिष्ठा को बचा लिया था। अगर उस वक्त हॉल ऑफ सोल्स जीत जाता तो पिल टावर का नाम मिट्टी में मिल जाता। इसलिए आज जब वो फिर से होली पिल सिटी में था तो पिल टावर सच में उस पर एक एहसानमंद था। शाओयान और याओ लाओ बिना रुके पिल टावर में दाखिल हुए। टावर की सबसे ऊपरी मंजिल के बड़े हॉल में दोनों को बैठाया गया। एक एल्डर अंदर आया और तुरंत टावर के 3 महान प्रमुखों को उनकी उपस्थिति की सूचना दी। याओ लाओ ने हंसते हुए कहा, लगता है इन तीनों की अब बड़ी शान बन गई। वो चाय का प्याला उठाता है, धीरे से एक घूंट लेता है। शाओयान हल्के से मुस्कुराता है। उसे पता था याओ लाओ और उन तीनों के बीच पहले से ही अच्छी जान पहचान है। थोड़ी देर की शांति के बाद अचानक दरवाजे खुलते हैं और अंदर से हंसी की आवाज आती है। हा, क्या नायाब मेहमान है। ओल्ड याओ, तुम्हें फिर से देखना वाकई उम्मीद से बाहर था। सफेद चोगा पहने शुआन कोंगजी हंसते हुए अंदर आता है। उसके पीछे तियान लेजी और शुआन यी भी। तीनों की आंखों में उत्साह था जब उन्होंने याओ लाओ को सामने बैठे देखा। याओ लाओ मुस्कुराकर बोला, बहुत समय हो गया, कैसे हो सब। तीनों उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं। शुआन कोंगजी उसके कंधे पर हाथ रखता है। सोचा नहीं था ओल्ड याओ कि जिंदगी में फिर से तुम्हें देख पाएंगे। याओ लाओ मुस्कुराया और उसकी आंखों में एक पुरानी गर्माहट झलक पड़ी। फिर उसने शुआन यी की तरफ देखा और कहा, इतने सालों बाद भी तुम वैसी ही खूबसूरत हो। लगता नहीं कि तुम हम जैसे बूढ़ों में से एक हो। शुआन यी का चेहरा थोड़ा लाल पड़ गया, आंखों में नमी सी आ गई। शाओयान ये देखकर थोड़ा हैरान था। उसे साफ दिख रहा था पिल टावर की ये महान महिला याओ लाओ के लिए कुछ महसूस करती है। थोड़ी देर हंसी मजाक और पुरानी बातें चली। शाओयान बस चुपचाप साथ खड़ा मुस्कुराता रहा। फिर शुआन कोंगजी ने उसकी तरफ देखा और बोला, हाँ ओल्ड याओ, तुम्हारा शिष्य सच में कमाल है। इतनी कम उम्र में 2 शेंग स्तर तक पहुंच गया और फिर भी अपने गुरु के प्रति इतना समर्पित है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद उसे अपनाना चाहता। शाओयान हल्के से मुस्कुराया। एल्डर शुआन कोंगजी, ये कहकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। शुआन कोंगजी हंसकर बोला, अब मुझे एल्डर मत कहो। तुमसे मजबूत इंसान ही असली मास्टर होता है, चाहे डोची की बात हो या अल्केमी की। शायद अब मैं तुमसे पीछे हूँ। कुछ पल के लिए वातावरण हल्का रहा। फिर शुआन कोंगजी ने गंभीर होते हुए कहा, ओल्ड याओ, तुम पिल टावर में बिना वजह नहीं आए। बताओ क्या बड़ा मसला है। याओ लाओ ने चाय का प्याला रख दिया। उसके चेहरे की मुस्कान मिट गई और उसने विस्तार से अलायंस का सारा मामला समझाया। सुनकर शुआन कोंगजी और बाकी सबने भौंहें चढ़ा ली। अलायंस, ये मसला थोड़ा पेचीदा है। तुम जानते ही हो हमारे कुछ बुजुर्ग कितने हठी हैं। याओ लाओ गंभीर आवाज में बोला, मुझे पता है, लेकिन हमें कोशिश करनी होगी। हॉल ऑफ सोल्स बहुत ताकतवर है। अकेले हम में से कोई उनका सामना नहीं कर सकता। अगर हम एक नहीं हुए तो कोई भी उनके पंजों से नहीं बच पाएगा। मैं खुद हॉल ऑफ सोल्स की कैद में रह चुका हूँ और मैं जानता हूँ वो जितनी आत्माएं पकड़ रहे हैं उसके पीछे कुछ बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। शुआन कोंगजी ने धीरे से सिर हिलाया। वो जानता था हॉल ऑफ सोल्स का ये काम यूं ही नहीं हो सकता, लेकिन सिर्फ ये खबर उन जिद्दी बुजुर्गों को अलायंस में शामिल करने के लिए काफी नहीं थी। तभी शुआन यी बोली, अगर एंसेस्टर अभी होते तो एक शब्द में फैसला हो जाता। याओ लाओ थोड़ा चौंका। वो बूढ़े अभी भी गायब है। तीनों ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। कई साल हो गए, उनका कोई अता पता नहीं। बस उनकी स्पिरिचुअल जेड टोकन अभी भी सलामत है, वरना हम समझ लेते कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। शाओयान जो अब तक सुन रहा था हैरानी से पूछ बैठा, एंसेस्टर वो कौन है। शुआन कोंगजी ने धीमी आवाज में कहा, वो पिल टावर के संस्थापकों में से एक है। सबसे अनुभवी, सबसे सम्मानित। उनका एक शब्द ही पूरे टावर का निर्णय तय कर देता है। अगर वो अलायंस के हक में होते तो कोई विरोध नहीं करता, लेकिन अगर वो मना कर दे तो फिर कोई उम्मीद नहीं। वो थोड़ा रुक कर बोला, लेकिन एंसेस्टर का स्वभाव बड़ा अजीब है। वो अक्सर गायब हो जाते हैं, दुनिया घूमते हैं, और जानते हो वो सबसे ज्यादा क्या करते हैं। शुआन कोंगजी हल्के से मुस्कुराया। वो गर्भवती महिलाओं को ढूंढते हैं। शाओयान की आंखें चौड़ी हो गई। शुआन कोंगजी ने आगे कहा, हाँ, लेकिन उनका लक्ष्य वो महिलाएं नहीं होती, बल्कि उनके गर्भ में पल रहे वो बच्चे जो किसी हादसे में जन्म से पहले ही मर चुके हो। एंसेस्टर एक विशेष विधि से उस मृत भ्रूण के शरीर में प्रवेश करते हैं और एक साधारण बच्चे की तरह जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, जीते हैं, जब तक वो शरीर मर न जाए। फिर वो उसे छोड़कर निकल जाते हैं। उनके शब्दों में जीवन का अनुभव करना। शाओयान पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसने सूखी हंसी के साथ कहा, ये एंसेस्टर सच में बहुत अनोखे इंसान है। शुआन कोंगजी ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं शाओयान, वो इंसान नहीं है। उसकी आवाज में गंभीरता उतर आई। उनका असली रूप एक मेडिसिनल पिल है।